हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं, अंतिम प्रहर सीरीज चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब लेंथी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक रहा है। मतलब इतिहास गवाह है कि इस सब्जेक्ट में एमबीए के बच्चे बढ़ चढ़ के नंबर लाते हैं, मतलब विजयी भव वाले नंबर लाते हैं। 80-90 आपके आने ही चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे अपने न्यूमेरिकल कमज़ोर हैं तो ये वाले सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो आपको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, स्किल तो इसमें कमी है लेकिन नॉलेज देते हैं और इसके साथ में आपके एमबीए की मार्कशीट में मार्क्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसकी ओर तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट और एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मॉडल। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट भी आ जाए आपसे तो यहाँ पर अपन बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें होंगी। यानी कि बिजनेस की एक एनवायरनमेंट है जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। दोनों एनवायरनमेंट इम्पैक्ट डालते हैं, पहला तो है माइक्रो और दूसरा है हमारा मैक्रो। भैया जो मैक्रो है उसका मतलब है लार्ज स्केल पे, और माइक्रो है मतलब वो जो डेली रूटीन की इसमें एक्टिविटी हो रही है उसमें जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, उस जो डेली रूटीन की एक्टिविटी यानी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है उसमें जो इम्पैक्ट आता है उसको अपन माइक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। अभी बुकिश डेफिनेशन में समझते हैं। द माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इंटरनल फैक्टर और इमीडिएट एक्सटर्नल फैक्टर दैट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनी डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन यानी कि डेली रूटीन की एक्टिविटी कौन कौन से जी? कस्टमर हो गए, आपके सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। अब इसमें समझने से ज़्यादा इसके पॉइंट याद रखने हैं। आपके एम्प्लॉय हो गए, शेयर होल्डर हो गए, इंटरनल रिसोर्सेज हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडिएट हो गए यानी कि सप्लाई चेन के अंदर कितने होलसेलर हैं, कितने रिटेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो सारे हो गए, और पब्लिक ओपिनियन। अब इन सब के लिए वर्ड बनाए हैं अकाउंट्स के अंदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिशियल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हो जाते हैं सर? हमारे शेयर होल्डर हो गए, हमारे एम्प्लॉय हो गए, हमारे कस्टमर हो गए। ठीक है, ये तीन जने तो हमारे से सीधे जुड़े हुए होते हैं, और कंपनी के ऑनर्स हो गए। तो ये ऑनर्स वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा एनवायरनमेंट में। बाकी शेयर होल्डर, एम्प्लॉय और कस्टमर, ये तीन पॉइंटर याद हो गए। इसके अलावा सप्लायर हो गए आपके। सप्लायर को और थोड़ा सा और बिजनेस की भाषा में वेंडर्स बोलते हैं। जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उसको वेंडर्स भी बोलते हैं और सप्लायर भी बोलते हैं। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन हो गए। मार्केट में आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितने इंटरमीडिएट्स होते हैं वो सब हो गए। और कौन सा बच रहा है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स। बस यही सारे के सारे माइक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में अपन जब जाएंगे तो लार्ज लेवल पे कौन सी चीज़ें इंपैक्ट करेगी भैया? एनवायरनमेंट अपना डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट हो गया, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, बिजनेस के अदर फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे के सारे मैक्रो में आते हैं। मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ब्रॉडर एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट, इन्फ्लुएंस द बिजनेस, सॉरी। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, आप कौन से देश में व्यापार कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, वहाँ पर किस लेवल ऑफ इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ये अपने वेदर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। ग्लोबल फैक्टर्स में यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स आ जाता है आपका। डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, नेचुरल फैक्टर्स हो गए, लीगल फैक्टर्स हो गए, और टेक्नोलॉजिकल, ये तो रिपीट हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, इनोवेशंस आ गए, बुक भी बड़ी जोरदार है। ठीक है, तो ये 10वां फैक्टर तो रिपीट है। ठीक है, 8-9 फैक्टर हैं, फिर भी इनका जो मोटे मोटे आपको हमेशा किताब में मिलेंगे तो पेस्टल ही मिलता है। पेस्टल क्या होता है? पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पेस्टल है ना, लीगल एनवायरनमेंट, ये आपको याद रखना है। जियोग्राफिकल या डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट, ये अदर उसके अंदर फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। क्लियर है। और बेसिक जो एनवायरनमेंट आ गया अपना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक वेदर कंडीशन, वो भी इसके अंदर में आ गया। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर और नेचुरल फैक्टर्स भी एक है। तो देखिए बुक में कभी कभी पॉइंट्स रिपीट हो जाते हैं और बुक में तो अधिकतर हमको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के ये सारे पॉइंट्स अपन को याद करने, एक एक दो एग्जाम्पल याद करने, अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके साथ में एक बड़ा मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में एक आ जाता है एलपीजी मॉडल। अब ये एलपीजी मॉडल है क्या? एलपीजी मॉडल समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि इंडियन इकोनॉमी जो थी हमारी, वो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कौन सी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। फिर इस इकोनॉमी को हमने किस में कन्वर्ट किया? ओपन इकोनॉमी में, है ना, ओपन इकोनॉमी में। यानी कि पहले हमारी इकोनॉमी में ये बोला जाता था कि हम खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे और खुद के लिए जितना ज़रूरत होगा रखेंगे। क्लोज्ड माइंडसेट था। और जो रिगरस प्रोसेसेस थी, जो सरकारी जो यूनिट्स चल रहे थे वो इल चल रहे थे, यानी कि बीमार चल रहे थे। बीमार का मतलब वो नॉन लॉस मेकिंग कंपनीज थी, ठीक है। तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण था। एलपीजी मॉडल में ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब नहीं हैं, हर जगह नरेंद्र मोदी साहब नहीं हैं, यहाँ पर मनमोहन सिंह जी हैं। और यहाँ पर मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, ये याद रखना। 1990 की बात रही थी। ये कब की बात रही थी? 1990 की बात रही थी, जब ये साल मेरा बर्थ ईयर है 1990, आप याद रख लीजिएगा, है ना। एक 1991 में ये इम्प्लीमेंट होने, मतलब इसके इफेक्ट दिखने लग गए थे। 1990 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। एलपीजी मॉडल एक ऐसा मॉडल था जो इंडियन इकोनॉमी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए थे। मतलब मनमोहन साहब जी का उस समय का दिमाग ऐसा था कि आज जो अपन देख पा रहे हैं, आज क्या देख पा रहे हैं? सैमसंग का फ़ोन मिल रहा है मार्केट में, एप्पल का फ़ोन मिल रहा है मार्केट में, पेपे की जीन्स मिल रही है मार्केट में, मैकडोनल्ड का बर्गर मिल रहा है मार्केट में, अंकल सैम का पिज़्ज़ा मिल रहा है मार्केट में, है ना। आप जिस भी ब्रांड में जाएंगे उसमें बहुत सारी वेराइटी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे पास खाने पीने के कंपनीज़ के बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी में आती थी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर हम ओपन इकोनॉमी में आए एलपीजी मॉडल के थ्रू। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जी वाला जो मॉडल है, काफ़ी मतलब एलपीजी वाला मॉडल मनमोहन सिंह साहब का एक हिस्टोरिकल, मतलब आज जितना भी आप विकास देख रहे हो, मेरा ये कहना है कि जितना भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज देख रहे हैं आज, वो सब की सब एलपीजी मॉडल से आई। और ये उस समय की ज़रूरत भी थी। क्यों? क्योंकि उस समय हम ऐसी सिचुएशन में आ गया था देश, कि हमारे देश के बारे में ऐसा कुछ फैक्ट्स एंड फाइल में लिखा है कि ज़्यादा अपने पास मॉनेटरी फंड नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज फंड नहीं था कि देश आगे ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सके और हेल्दी इकोनॉमी बन सके। जो आज नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, मित्रों, वो बनने का पीछे जो बेस है वो एलपीजी मॉडल है। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी कैसे, क्योंकि ये ही मॉडल, इसी तरीके का मॉडल चाइना ने भी अपनाया था, जो 1975 में कर लिया था उन्होंने। हम थोड़े से देर से हो गए। और जब वो इकोनॉमी में उन्होंने जब अपना प्रोडक्शन हाउस का हब बढ़ाया, तब हमको समझ में आते आते 20-25 साल हो गए। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एलपीजी मॉडल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। अब इसकी बुक की बात कर लेते हैं। एलपीजी मॉडल आल्सो नोन द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल इन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द, अब लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण। इसके अंदर क्या करा गया था? इसके अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे जिससे बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, जिससे इकोनॉमी का वेलफेयर किया जा सके, जिससे ट्रेड को लिबरल किया जा सके। यानी कि अब व्यापार करने के लिए ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होगी, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, अननेसेसरी लॉज को हटा दिया गया था। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन मींस कि बैंकों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन करिए और लोन ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स को देना शुरू करिए। इंडस्ट्रियल एंड सेक्टोरियल लिबरलाइजेशन, यानी कि पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्री जिनको इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनको कह सकते हो बहुत सी सब्सिडीज या एग्जम्पशन प्रोवाइड कराए गए थे और डीरेगुलेशन किया गया था। डीरेगुलेशन का मतलब कि वो यूनिट से है जो आगे अपन प्राइवेटाइजेशन में पढ़ेंगे, जिनको हम गवर्नमेंट ने बंद करा और कहा कि अब ये काम प्राइवेट को करने चाहिए। अब सेकंड इसके अंदर पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर जितने भी सिक यूनिट थे, जैसे अभी इंडिया गवर्नमेंट ने एयर एशिया का एयर एशिया पहले इंडियन गवर्नमेंट की थी, अब टाटा साहब ने वापस ले ली उसको। तो उन्होंने क्या करा कि ये सिक यूनिट समझ रहे थे, इसको एक प्राइवेट के हाथों में दे दिया। लाइक हिंदुस्तान जिंक हो गया, जो भी
कंपनीज थी जो इंडियन गवर्नमेंट के अथॉरिटी में थी, उनको प्राइवेटाइज करा गया, जिसको आप ये समझ सकते हो इससे फास्ट रेगुलेशन हो गया, मतलब आप स्पीडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि आज IRCTC में बात करी जाए तो IRCTC में प्लेटफॉर्म का रखरखाव का ठेका हो गया, ये ठेके पर कार्रवाई, ये प्राइवेटाइजेशन की देर है। और ये इसलिए करना जरूरी था क्योंकि उस समय जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर था वो वेल परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो लॉस मेकिंग कंपनी बन रही थी। तो देश को कहीं ना कहीं तो आज़ादी के इतने साल बाद कहीं ना कहीं तो वो लॉस को कभी ना कभी तो भरपाई करनी होगी, और वो लॉस कहाँ से पेमेंट हो रहा था? टैक्स पेयर से। तो प्राइवेटाइजेशन करके उन इसी यूनिट को बंद करके करा गया। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई, ठीक है, फिजिकल बर्डन कम किया गया, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया। जब हमको पता चला कि भैया आप गवर्नमेंट हमको अंडरटेक नहीं करने, नेशनलाइजेशन में इंदिरा गांधी के समय में हमने प्राइवेट बैंकों को अपने अंडरटेक में ले लिया था, RBI ने अपने अंडरटेक में ले लिया था कि नहीं, PNB एक समय प्राइवेट बैंक था, फिर वो गवर्नमेंट में बदल गया, अभी भी गवर्नमेंट है। तो समझ में आया पहले। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर डीमोटिवेट हो जाता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है कि ये तो कभी भी हमारा बिजनेस वाइंड अप करवा देंगे, तो इसका जब अपोजिट किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ, एनहांस कंपटीशन बढ़ा। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन तो कर ही दिया, हमारी यहाँ की यूनिट को फायदा पहुंचाया, जो सिक यूनिट थे उनको सेल कर दिया, जो लिबरलाइजेशन में हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे थे उनको थोड़े से लॉस लिबरल कर ले, सैंक्शन दिए, लोन दिए, है ना, स्कीम्स लाए उनके लिए। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या करा, ग्लोबलाइजेशन में जो वर्ल्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके लिए हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस की स्थापना करनी हो, या उसके लिए जो भी क्लियरेंस उनको चाहिए, 8 क्लियरेंस 6 मतलब कि NOC जहाँ से भी उनको लेनी पड़ती है, वो सब जगह एक सिंगल विंडो से स्टार्ट कर दी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउड करा कि वो इंडिया में आके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले अलाउड ही नहीं था कि वो यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, पहले अलाउड ही नहीं था। जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 से पहले अलाउड ही नहीं था कि आप जाके जम्मू कश्मीर में कोई ज़मीन खरीद सकेंगे, अब खरीद सकते हैं। तो अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अब वहाँ पे उस ज़मीन की रेट बढ़ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हो पा रही हैं। क्यों होगी? क्योंकि कंपटीशन होगा तो उसकी रेट बढ़ेगी, डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेगी। अगर डिमांड ही नहीं है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज होगा तो हम भी समझ पाएंगे दूसरा कल्चर क्या है। तभी एक ब्रिटेन का आज जो ऋषि साहब हैं हमारे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बनकर बैठ गए, वो ऐसे ही कैसे बैठ गए, भारतीय मूल का व्यक्ति, क्योंकि अब वो भी हमारा कल्चर समझ पा रहे हैं, हम भी उनका कल्चर समझ पा रहे हैं। और अब इंडिया में अभी जस्ट अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें 3 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार की रेस में आगे बढ़ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से। तो ये कब हो पा रहा है? जब हम कल्चरल डिफरेंसेस कर पा रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर चाइना थोड़ा पीछे रह गया, तभी वहाँ पर आज, और यही समय था जब इंग्लिश बूम में आ गई। आज इसलिए इंग्लिश हमारा MBA कोर्स में, वरना आज रोज़मर्रा में बात करी जाए, आपको व्यापारी वर्ग से बात करनी है, आपको आपके कस्टमर से बात करनी है, आपको आपके लेबर से बात करनी है, इंग्लिश की ज़रूरत आएगी? नहीं आएगी, आपको हिंदी में ही बात करनी होगी। लेकिन जब भी बिल बनेगा तो इंग्लिश में बनेगा, जब भी कोई GST का रिटर्न फाइल होगा तो इंग्लिश में होगा। अधिकतर, हाँ हिंदी में भी पोर्टल है लेकिन यूजुअली इंग्लिश में। ITR की जैसे आज लास्ट डेट है तो फाइल हुआ तो वो इंग्लिश में हुआ। तो ये बेसिक सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में हुई। तो ये इंग्लिश को प्रमोट इसलिए किया गया क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज थी उस समय। जब भारत का बच्चा बाहर जाता है तो उसको इतनी समस्या ना आए व्यापार करने के लिए, इसलिए इंग्लिश का प्रोत्साहन करा गया, ना कि अंग्रेजों की छवि के कारण। क्योंकि इंग्लिश जो हमने कंपलसरी लैंग्वेज आगे से रखी वो 1990 के बाद में ज़्यादा बूम पे आई, क्योंकि अब फॉरेन कंपनी यहाँ पर आई, वो अपना कल्चर लेकर आई, वो अपने बंदे लेकर आई और उसको यहाँ पे ट्रेड करना है। और यहाँ के अगर पब्लिक इंग्लिश की वेल नोन नहीं है और उसको केवल इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हार्ड टू एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो साथ में अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएगी। यही सारे फैक्टर्स थे जो LPG मॉडल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते, काफ़ी पावरफुल बनाते, जो इंडिया की ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल की था। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, लेकिन अपन एज ए MBA स्टूडेंट हमेशा इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही प्रमोट करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं और अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।